तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और हमने 40 तक जो है एमसीक्यू कर लिए थे और उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जहाँ से हम शुरू करेंगे 41 से। उसके आगे वाला वीडियो है ये। अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और ये इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 41 से। पहला स्टेटमेंट है, चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि चीनी तीर्थयात्री हैंगसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि चीनी यात्री फायान जो है कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद में भाग लिया, तो ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि ये चीनी यात्री जो है फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, ना कि कनिष्क के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि चीनी यात्री हैंगसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है कि इसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया, उल्टा को पैट्रोनाइज किया, मतलब उसको संरक्षण दिया उसने। और किस शाखा को संरक्षण दिया था? उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को उसने पैट्रोनाइज किया था। तो बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं था, बल्कि उल्टा उसने संरक्षण दिया था, पैट्रोनाइज किया था। इसलिए ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी समय आए। तो ये जो है इनका जो है हमें सही क्रम लगाना है। इसके कहने का मतलब है कि इनके आक्रम लगाना है कि पहले कौन आया, दूसरे कौन आया, तीसरे नंबर पर कौन आया, पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर कौन आया। तो इसके क्रम को हमें व्यवस्थित करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताते हैं। जो सबसे पहले जो आया था वो आया था मेगनीस्थनीज, उसके बाद आया था फायान, मतलब तीसरा पहला, और फिर आया था हैंगसांग। तीसरा पहला चौथा कहाँ है? तीसरा पहला चौथा, और फिर ये इक्सिंग। तो तीसरा पहला चौथा दूसरा, इसका जो राइट आंसर है वो हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नंबर 43 अगला क्या कहता है कि भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया, और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित थे। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि लूटमार हुई थी, खुद उसके साथ लूटमार हुई थी, इसलिए नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष के निर्णय के साधन थे। जी बिल्कुल, ऐसे ही की जाती थी। अग्नि जल और विष देख के सत्य परीक्षा की जाती थी किसी व्यक्ति की, निर्दोषता और दोष के निर्णय के साधन थे। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि व्यापारियों को नौ घाटों नौका पर शुल्क देना पड़ता था। जी बिल्कुल, कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। जी बिल्कुल, शुल्क लिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका 2 और 3, इसके राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ रचनाकार दे रखा है, दूसरी तरफ उसका नाम दे रखा है। तो हमें इसमें सही युग्म बताना है कि इसमें सही कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मृक्षकटिकम। तो इसके शुद्रक हैं जी बिल्कुल। और दूसरा है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसकी थी? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बुद्ध चरित्र जो बुक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपके अश्वघोष ने, मुद्राराक्षक। तो इसके जो हैं वो कौन है? विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति है ये, और चंद्रगुप्त के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है इसमें। और चौथी जो बुक है वो है हर्षचरित्र, जो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा रचित है। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है?
सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, शूद्रक ने लिखा है। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कितने युग्म ठीक हैं? इसमें 3 युग्म ठीक हैं। और कौन सा गलत है? दूसरा वाला गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 3 युग्म इसमें सही सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और हमें इसमें वही फिर से मिलान करना है, फिर से बताना है यही सब इसमें कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, हमें बताना है। इसमें से समुद्रगुप्त कालिदास या चंद्रगुप्त द्वितीय हरिशेन, हर्षवर्धन बालभट्ट और पुलकेशन द्वितीय रविकीर्ति। तो यहाँ पे ये बताना है कि किसके दरबार में कौन था। समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास थे? जी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास नहीं थे, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन थे, हरिशेन। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हर्षवर्धन के दरबार में बालभट्ट, जी बिल्कुल। और पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रविकीर्ति, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? केवल 2 युग्म ठीक है, केवल 2 युग्म ठीक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है वो जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है पर्णी पुष्पमित्र शुंग से संबंधित हैं, जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया। और जो अमर सिंह हैं वो हर्षवर्धन से संबंधित हैं, तो ये जो है हर्षवर्धन से संबंधित नहीं हैं। ये किससे संबंधित हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। ठीक है। और तीसरा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट हो गया। तो इसमें केवल तीसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। तो दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो आपको पता है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या हरा दिया था युद्ध में। तो आपको पता है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोककर पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। और इसके संबंधी की जो जानकारी है वो हैंगसांग के द्वारा उसके विवरण में दी जाती है। और किस में दी जाती है वो मैं आपको बता दूं, एक अभिलेख है जिसके द्वारा ये जानकारी दी जाती है, उसका वो है ऐहोल अभिलेख। किस अभिलेख के अंदर दी जाती है? ठीक है, ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि ये जो है कौन हर्षवर्धन जो है वो पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो गए थे। और बालभट्ट ने हर्ष की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जो ऐहोल अभिलेख है उसके अंदर इस बात की जानकारी दी जाती है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पहला स्टेटमेंट कहता है कि पल्लवों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और चालुक्यों का राज कांचीपुरम से कावेरी नदी तक फैला था। तो मैं आपको बता दूं कि जो पल्लवों का राज्य है उनकी जो राजधानी है कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में फैला था और कावेरी नदी
के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, कावेरी नदी जो है उसके डेल्टा तक इनका जो पल्लवों का राज फैला था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो पूरी तरीके से क्या है, रॉन्ग हो जाता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चालुक्यों का राज्य कांचीपुरम से कावेरी तक फैला था। तो चालुक्यों का जो राज्य था ना वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आविष्कार, एक तरफ आविष्कार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका विद्वान दे रखे हैं, बस आपको मिलाना है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कालावधि भास्कराचार्य ने बताई थी। बिल्कुल। पाई के मान का परिकलन बुधियाना ने बताया था। और शून्य अंक की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी, ये बिल्कुल सही है। और सांप सीढ़ी का खेल जो है वो ज्ञानदेव, जी बिल्कुल। चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल के क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत टफ कर दिया गया है। वन लाइनर जो क्वेश्चन है ना, एक जो स्टेटमेंट दे दिया और पूछ लिया, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। अब एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं और उसमें से पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, या मिलान करने के लिए दे देते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और तेज़ हो गए हैं भाई ये। चलो आप भी तेज़ हो जाओ, ये तेज़ हो गए हैं तो आपको तो इनसे ज़्यादा तेज़ हो जाना चाहिए पढ़ने में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा है पुस्तक, दे रखे हैं रचनाकार शिल्पाधिकारम। तो पहला है शिल्पाधिकारम, रचनाकार हैं सतनार। और मणिमेखलाई के हैं इलांगो, मेघदूत के हैं कालिदास और हर्षचरित के हैं बालभट्ट। तो आपको इसमें से हमें सही बताना है। शिल्पाधिकारम इसके जो हैं वो ये हैं इलांगो, और मणिमेखलाई जो है ना इसके हैं सतनार, और इसके मेघदूत के कालिदास हैं और हर्षचरित के बालभट्ट। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो है तीसरा और चौथा। केवल 2 युग्म इसमें सही हैं और पहला और दूसरा क्या है इसमें गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? आपको बता दूं इसका राइट आंसर है बी, मालविका अग्निमित्रम।